Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar and today we are starting with this new series. जून 2025 का जो यूजीसी नेट लॉ का पेपर है हम उसका आज से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस सीरीज में एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर नहीं करूंगा। आई विल बी ओनली कवरिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उसमें भी सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। जैसे अभी आपके सामने हम यूनिट 4 लॉ ऑफ क्राइम्स डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे। अब जनरल एक्सेप्शंस एक ऐसा पोर्शन है जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। एंड देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस जहां पे 5 से 6 क्वेश्चंस भी जनरल एक्सेप्शन से पूछे गए हैं। तो अगर हम ये भी अज्यूम करके चले कि इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 6 नंबर, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 6 नंबर आपको पेपर 2 में फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। बट इसकी एक कंडीशन है, पहला आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। दूसरा आपको इंश्योर करना है कि ये वीडियो देखने के बाद 2019 से लेकर 2025 के जनवरी तक जितने भी यूजीसी नेट लॉ के पेपर हुए हैं आपको सारे के सारे PYQs लॉ ऑफ क्राइम्स जनरल एक्सेप्शंस के सॉल्व करने ही होंगे, तभी ये टॉपिक आपका फाइनली प्रिपेयर होगा, राइट। ये 2 कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी एंड please make sure that you like this video and share this video with your friends. जिसको भी हेल्प हो पाए, I will be very grateful to you all. So without further ado, let's start with the session now. Okay? सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस कहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं आपको बात करूँ हमारा जो जनरल एक्सेप्शंस है, जनरल एक्सेप्शंस हमारा बेसिकली चैप्टर 4 ऑफ IPC में दे रखा है और चैप्टर 3 ऑफ BNS में दे रखा है, ठीक है। लेट मी यूज दिस हाईलाइटर और समथिंग। यस, आई हैव अ पेन हियर, राइट। सो अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 में IPC और चैप्टर 3 BNS का, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले ये 2 स्लाइड्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, बिकॉज एक साल क्या हुआ था, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन जिसमें बेसिकली दे सेड कि उन्होंने 4 जनरल एक्सेप्शंस, आपको ये जो टाइटल्स है ना, दीज आर कॉल्ड टाइटल्स ऑफ द सेक्शन। ये जो टाइटल्स हैं इन टाइटल्स को उन्होंने डाल दिया मैच द फॉलोइंग में और एक तरफ सेक्शन नंबर दे दिया और उन्होंने बोला कि इन सेक्शंस को इन टाइटल्स के साथ मैच करो, ठीक है। एक बार ऐसा, और एक बार नहीं, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। दूसरा इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने 4 सेक्शंस के टाइटल्स दे दिए विदाउट एनी सेक्शन नंबर एंड दे सेड इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्शन नंबर में जैसा कि IPC में अपीयर होते हैं वैसे आप इनको अरेंज करो। तो प्लीज मेक श्योर कि ये जो स्लाइड आपके सामने है आप अपनी IPC और BNS को खोल के सीक्वेंस जरूर से याद करने की कोशिश करो। आपको अगर सेक्शन नंबर याद हो जाए दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। बट सेक्शन नंबर आपको नहीं याद हो रहा है, हमें IPC और BNS दोनों के सेक्शन आपको याद करने जरूरी है बिकॉज नया स्टैट्यूट आ गया है एंड देयर इज नो क्लैरिफिकेशन कि हमें सिर्फ BNS से क्वेश्चंस आएंगे कि अब IPC से क्वेश्चंस आएंगे। देयर इज नो फर्दर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राइट नाउ। इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड हम दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो जनरल एक्सेप्शंस की हम बात करें सिर्फ सेक्शन नंबर में चेंज है, अदरवाइज सेक्शन टाइटल और जो कंटेंट है प्रोविजन का उसमें एक भी चेंज नहीं है। सो डोंट टायर योरसेल्फ आउट बाय कंपेयरिंग द सेक्शन, दैट आई हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर यू, ठीक है। तो वो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपके लिए कर चुका हूं ऑलरेडी, राइट। कमिंग बैक टू दिस नाउ, इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता देता हूं जो आपको फॉर श्योर याद करना है, ठीक है। पहली चीज सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, ये 4 चीजें जरूर हर बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कि सेक्शन 82 में जो दे रखा है उसमें चाइल्ड की एज कितनी दे रखी है, 7 इयर्स दे रखी है, लेकिन 83 में आप देखोगे तो 83 में कंडीशनल एक्सेप्शन है बेसिकली, ठीक है। कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 7 या 12 के बीच में होना चाहिए और साथ में इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपको ये डिफेंस मिलेगा। तो ये कंडीशनल डिफेंस है, राइट। सो सेक्शन 82, 83, 84 आपको फॉर श्योर याद होना चाहिए। उसके बाद एक 87 से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज इट सेक्शन 95 से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं लगातार, ओके। फिर आपको क्वेश्चन आपको पूछा गया है 77 से भी पूछा गया है एक बार और आपको 78 से भी पूछा गया, बट 77 और 78 उतना इंपॉर्टेंट नंबर सेक्शन नहीं है, ठीक है। हम कंटेंट डिस्कस करेंगे बट सेक्शन नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू प्राइवेट डिफेंस वाले पार्ट में, प्राइवेट डिफेंस वाले पार्ट में अगर आपको ये सारे ही याद हो जाए दैट इज रियली वेल, अदरवाइज मेक श्योर दैट यू नो सेक्शन 100, सेक्शन 103, सेक्शन 102 एंड सेक्शन 105, ठीक है। ये 5 सेक्शंस आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ओके। और प्राइवेट डिफेंस क्या होता है वो 96 और 97 में दे रखा है, ओके। तो अब हम एक्चुअल पोर्शन पे आते हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस का ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, चैप्टर 3 ऑफ BNS में दे रखा है और चैप्टर 4 ऑफ IPC में दे रखा है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल एक्सेप्शन बेसिकली होता क्या है, आप एक क्राइम कमिट करते हो, ठीक है, और उसको वो एक नॉट अ क्राइम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली जनरल एक्सेप्शन जो है वो आपको एक तरीके का क्या बोलते हैं, आपको वो इम्प्रिजनमेंट या फिर आपको सजा से आपको बचा रहा है, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस की जब हम बात करते हैं तो जस्टिफाइबल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आपने कोई क्राइम किया ही नहीं बिकॉज वो जस्टिफाइड था वो एक्ट, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, हर्ट हो सकता है, पर हर जगह जहां पे किसी को कुछ फिजिकल या मेंटल हर्ट हो रहा है या किसी की लाइफ जा रही है हर जगह वो एक ऑफेंस नहीं माना जा सकता, ठीक है। सर्टेन कंडीशंस में वो जस्टिफाइड होता है। जैसे प्राइवेट डिफेंस के केस में अगर आप किसी की जान ले लेते हो अपनी जान बचाने में तो वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और वो एक जस्टिफाइबल एक्सेप्शन है। लेकिन जब हम एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि आपने क्राइम कमिट किया है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था,
ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है इंटॉक्सिकेशन का, या फिर इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका एक और है ये इनफेंसी का। 7 साल के नीचे का, 7 साल की उम्र या 7 साल के नीचे का बच्चा अगर कोई कुछ भी किसी का मर्डर कर देता है, चोरी कर लेता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जो आईपीसी या किसी और स्टैट्यूट में डिफाइंड हो एज एन ऑफेंस, ठीक है, दैट चाइल्ड विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट चाइल्ड विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, बिकॉज ये एक एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन है। ये हमें दे रखा है कि ये एक्सक्यूज किया जा रहा है इस बच्चे को, ठीक है। तो जस्टिफाइड होना और एक्सक्यूज होने में डिफरेंस होता है। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ दीज वर्ड्स। सो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस और जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस के बीच में ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ कमिंग ऑन टू मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो बेसिकली हमें कौन सा सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 76 और सेक्शन 79। अब सबसे पहले हम सेक्शन एक बार रीड कर लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय हु रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब इसमें आप 76 सेक्शन अगर आप देखेंगे व्हिच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। आपको मैंने यहां पे येलो में जो हाईलाइट कर रखा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोविजन, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज, वो जो इंसान ने कोई एक्ट किया है, दैट एक्ट विल बी एक्सक्यूज्ड अंडर 76। आप वो डिफेंस तब ले पाओगे जब वो इंसान मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसने किया हो, प्लस मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, प्लस वो एक्ट गुड फेथ में किया हो, प्लस उसको ऐसा एक बिलीफ है दैट ही वाज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। आई होप आपको ये एलिमेंट समझ में आए हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब समझना पड़ेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ बेसिकली होता क्या है, ओके। मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो इसके लिए 2 लैटिन मैक्सिम्स यूज किए जाते हैं, इग्नोरेंशिया फैक्टाई डॉट एक्सक्यूजाट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजाट। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका बेसिकली मीनिंग होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ डजंट एक्सक्यूज। ऐसा ही सिमिलर मिलता जुलता दूसरा लैटिन मैक्सिम जो हम यूज करते हैं दैट इज इग्नोरेंस जुरिस नॉन नेमिनम एक्सक्यूजाट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। तो इन दोनों लैटिन मैक्सिम से हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे ये पर्टिकुलर फैक्ट पता नहीं था, मैंने इसीलिए ये एक्ट किया, तब उसको सेक्शन 76 या 79 का डिफेंस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर एक क्राइम है, या मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है जो मुझे बोले कि मुझे इनकम टैक्स हर साल 31 मार्च तक पे करना है, आप ये कभी भी डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको लॉ नहीं पता है। इसके लिए आपका एक बहुत फेमस केस है दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, एमएच जॉर्ज नाम पे एक इंसान था, ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी, बट उसका बीच में इंडिया में लेओवर था, ओके, इंडिया में लेओवर था एंड ही वाज कैरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड। अब वो जिस कंट्री से गोल्ड लेके आ रहा था और जिस कंट्री में गोल्ड लेके जा रहा था, वो गोल्ड जो है उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड दोनों कंट्रीज में लीगल था कैरी करना। लेकिन जब उसका प्लेन बॉम्बे में लैंड किया, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जुरिसडिक्शन में, इंडिया के जुरिसडिक्शन में जब लैंड किया, तो उसे बाद में अरेस्ट किया गया और उसे बताया गया कि इंडिया में इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड आप नहीं कैरी कर सकते। तो उसने सबसे पहले कोर्ट के सामने क्या डिफेंस लिया कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो कोर्ट ने बेसिकली उसका ये प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो उसने एज अ डिफेंस लेने की कोशिश की थी, उसको शूट डाउन कर दिया। शूट डाउन कर दिया मतलब उसको डिनाई कर दिया बेसिकली, ये कहते हुए कि आप कभी भी ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको लॉ नहीं पता था, ठीक है। लॉ जब भी बनता है वो एक गजट में पब्लिश होता है और एक डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, नेशनल डेली में भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी टू इंश्योर कि आपको सारे लॉज के बारे में पता हो, यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ द बेसिक्स ऑफ एवरी लॉ, ठीक है, ऐसा माना जाता है, राइट। तो इसीलिए एमएच जॉर्ज को वो एक्सक्यूज नहीं दिया गया था। तो आई होप आपको मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया हो। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपको लॉ नहीं पता था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है एंड इट वाज डेवलप्ड इन द केस ऑफ आर वर्सेस लिवेट। अब ये केस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये केस सीधा पूछ देते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कौन से केस में इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, दैट इज आर वर्सेस लिवेट, 1639 का केस है ये, ठीक है। आर वर्सेस लिवेट में बेसिकली वही मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो हमने एमएच जॉर्ज वाले केस में समझा, वही बात बोली गई है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी टेकन एज एन एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज अ वैलिड डिफेंस और एन एक्सक्यूज, राइट। आर वर्सेस प्रिंस, अब इसका एक एक्सेप्शन है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। अब सबसे पहली बात ये आती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा होगा जब हमने ये लॉ ऑफ क्राइम शुरू किया था लॉ स्कूल में अपने, तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्राइम के 2 एलिमेंट होना जरूरी है, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड अ क्राइम। व्हाट आर दोस एलिमेंट्स, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मेंस रिया का बेसिकली मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड, दैट यू हैव एन इंटेंशन बिहाइंड टू डू समथिंग रॉन्ग, एंड एक्टस रियस आपने वो गलती की, वो गलत काम आपने किया, दैट एक्ट, ठीक है। और एक्टस रियस में जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक्ट और ओमिशन दोनों कवर होता है आईपीसी के डेफिनेशन के हिसाब से। नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड कि कौन सा सेक्शन ये बात बताता है दैट एक्ट टर्म इंक्लूड्स ओमिशंस एज वेल, okay, act includes a series of acts as well as a single act and it includes single omission as well as a series of omissions। ऐसा एक सेक्शन आईपीसी या फिर बीएनएस में दे रखा है। इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड दैट सेक्शन एंड पुट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कमिंग बैक टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, सो बेसिकली मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों होने चाहिए फॉर अ क्राइम, फॉर एन एक्ट टू बिकम एन ऑफेंस, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में बेसिकली क्या होता है आपको कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जो इतने सीरियस नेचर के होते हैं कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेता है कि मेंस रिया यहाँ पे ऑफेंडर का एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो अगर आप रेप का सेक्शन देखोगे जो 375 आईपीसी में दे रखा है, राइट। बीएनएस का सेक्शन मुझे याद नहीं है बिकॉज मैंने देखा नहीं है, राइट, इवन आई डोंट रिमेंबर। हाँ, बट कमिंग ऑन टू द पॉइंट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में रेप का बेस्ट एग्जांपल है। रेप में एक क्लॉज दे रखा है दैट एनी पर्सन हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर, माइनर का मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 18 साल से कम की उम्र की लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, इवन दो आप दोनों के बीच में कंसेंट था, यू आर अ मेजर, आप दोनों के बीच में कंसेंट था, ठीक है, आपकी वो गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर आपकी वो वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो आपने कंसेंशुअली किया हो, लड़की ने कंप्लेन भी नहीं की हो, ठीक है, लड़की ने बेसिकली कंसेंट दिया है जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स हुए हैं, उसके बाद भी आपको लॉ जो है पनिश करेगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। इसको हम स्टैट्यूटरी रेप भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेप भी हम इसको बोलते हैं बिकॉज स्टैट्यूट इसको कंपल्सरीली बोलता है कि ये रेप है, माइनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप है। तो यहां पे मेंस रिया अज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया जाता है। वैसे ही आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था, किडनैपिंग का लॉ था इंग्लैंड में जो जिसमें माइनॉरिटी का एज 16 साल की 16 ईयर्स था। तो अ गाय वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल एंड दैट गर्ल प्रेजेंटेड हरसेल्फ टू बी अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि शी वॉज नॉट अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, इनफैक्ट शी वॉज यंगर देन 16, राइट। अब जो किडनैपिंग एंड अबडक्शन का लॉ है इंग्लैंड में उस टाइम पे जो था वो ये बोलता था कि एनी पर्सन हु टेक्स अवे अ चाइल्ड, चाइल्ड का डेफिनेशन 16 साल से नीचे की उम्र के बच्चे, फ्रॉम द पोजेशन, फ्रॉम द गार्डियनशिप और फ्रॉम द पोजेशन ऑफ देयर पेरेंट्स और द लीगल गार्डियन, तो वैसे को किडनैपिंग एंड अबडक्शन बोला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बंदा, वो लड़की या वो बच्ची आपके अपने कंसेंट के साथ गई हो। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखोगे आर वर्सेस प्रिंस में, वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड पे बिलीव कर रहा था, गर्लफ्रेंड ने उस लड़की ने बोला जो यहाँ पे विक्टिम है, विक्टिम ने बोला कि मैं 16 साल के ऊपर की हूं, ठीक है, तभी वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़के ने बोला कि मुझे ये फैक्ट गलत बताया गया, तो उसने डिफेंस क्या लिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लिया। कोर्ट ने बोला मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस आपको मिल सकता है, दैट इज अ रूल, कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जो आर वर्सेस लेवेट में डेवलप किया गया, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इस केस में एक वैलिड डिफेंस नहीं होगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर आर वर्सेस लेवेट एंड आर वर्सेस प्रिंस। Coming on to section 79 now. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who, by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, in good faith, believes himself to be justified by law in doing it. ये section 17 of BNS से मैच करता है, ठीक है। अब इसमें भी देखो मैंने आपको यहाँ पे एलिमेंट्स बता रखे हैं, जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए वो एक्ट, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, गुड फेथ होना जरूरी है, और वो जो पर्सन है ही मस्ट बिलीव दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो 76 और 79 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। 76 में अगर आप देखोगे तो सारे एलिमेंट्स सेम है एक्सेप्ट ये लास्ट वाला एलिमेंट, और यहां पे देखो बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है आपको ऐसा बिलीव है, आपको ऐसा प्रभाव है कि लॉ के हिसाब से आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं करोगे तो आप एक क्राइम कमिट कर लोगे शायद, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जब किसी पुलिस कांस्टेबल को कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर कोई एक्ट करने के लिए बोलता है तो दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, तो इन दैट केस दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ। लेकिन जस्टिफाइड बाय लॉ की जब हम बात करते हैं तो जस्टिफाइड बाय लॉ में ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल नॉट बी पुट इनसाइड द जेल बिकॉज यू आर जस्टिफाइड टू डू दैट। इसका बेस्ट एग्जांपल प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को ग्रीवियसली हर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा बिलीव हो रहा है दैट यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ। Whether you are justified by law or whether you are bound by law or not is not a matter of concern in these two provisions. ऐसा हो सकता है you might not be justified by law to do it or you might not be bound by law to do it. लेकिन mistake of fact था और mistake of law नहीं था, good faith था, and you believe that you are either bound by law or justified by law to do it. ठीक है, तो आपको 76 या 79 का जो भी डिफेंस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं। शिव मंगल सिंह वाला भी एक केस काफी फेमस केस है, ये यही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। इसमें बेसिकली एक मॉब ने अटैक कर दिया था जिसके कारण जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस था ही गॉट ग्रीवियसली हर्ट बाय द मॉब। तो उसने क्या किया, उसने कांस्टेबल्स को बोला टू फायर एट द मॉब टू बेसिकली क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट। तो उन्होंने दे थॉट दैट दे वर बाउंड बाय लॉ टू फॉलो द ऑर्डर्स। अब उसमें मॉब में काफी लोगों की डेथ भी हुई होगी और उसके कारण बोला गया कि आपको 76 का डिफेंस मिलेगा। तो कोर्ट ने वही बोला आपको 76 का डिफेंस मिलेगा बिकॉज आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट था यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये था कि आप नहीं उस वैसी तनाव वाली सिचुएशन में आप नहीं जान सकते थे कि आप गोली मारोगे तो कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों को चोट लगेगी, बट आप यू थॉट योरसेल्फ यू वर बाउंड बाय लॉ। और यहाँ पे इनफैक्ट 79 का डिफेंस भी लेने की कोशिश की गई थी कि वी थॉट वी वर जस्टिफाइड बाय लॉ, और ये दोनों में एक्चुअली दोनों सेक्शन में ये एग्जांपल बैठता है, ठीक है। चिरंगी वर्सेस स्टेट वाला भी जो एग्जांपल है ये आपको बेस्ट एग्जांपल 79 का है। बेसिकली क्या हुआ कि इन द मोमेंट ऑफ डिल्यूजन एक आदमी को लगा कि उसका बेटा जो है वो एनिमल है एंड देयरफॉर ही बेसिकली अटैक्ड हिम विद एन एक्स, जिसके कारण उसकी डेथ हो चुकी है। तो बेसिकली वही है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, बट बाद में पता चला कि वो एक्चुअली वो उसका बेटा ही था और ना कि कोई एनिमल था, ठीक है। तो उसके लिए उसको 79 का डिफेंस मिला था, राइट।
कमिंग ऑन टू जुडिशियल एक्ट्स एज अ डिफेंस। अब जुडिशियल एक्ट्स एज अ डिफेंस में 77 और 78 सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज और व्हिच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। बेसिकली जब जज अपने जुडिशियल फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए गुड फेथ में कोई एक्ट करता है, ठीक है, या तो दो कंडीशन देखो, एक है इट हैज टू बी डन बाय अ जज, ये तो कॉमन कंडीशन है दोनों सिचुएशन में। एक सिचुएशन है जहां पे वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है उसको ऐसा प्रभाव है कि ये वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है एंड ही इज डूइंग दैट इन गुड फेथ। इन दोनों सिचुएशन में दैट जज विल नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग डन इन दीज टू सिचुएशंस। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। कमिंग ऑन टू सेक्शन 78, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done while such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपको बोल रहा है जब भी कोई जजमेंट या ऑर्डर पास किया जाता है तो आपको वो फॉलो करना है, और आप उसको फॉलो करने में अगर आप उसको गुड फेथ में फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था कि नहीं था। अगर आपको पता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसके बाद भी कोर्ट ने जजमेंट या ऑर्डर दे दिया और उसके बाद भी आप वो एक्ट कर रहे हो, तो आप गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू मस्ट हैव द बिलीफ, ठीक है, आपको सच्चे मन से ये बिलीफ होना चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, इसलिए मैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा, ठीक है। 78 का एग्जांपल आपको इलस्ट्रेशंस में भी देखोगे तो आपको मिलेगा जल्लाद का एग्जांपल। जल्लाद इज द वन, द पर्सन हु हैंग्स कॉन्विक्ट्स इन जेल्स, राइट। तो हाउ इज दैट जल्लाद नॉट अ मर्डरर? बिकॉज ऑफ सेक्शन 78, ठीक है, ये जस्टिफाइड है। दिस इज अ जस्टिफाइबल डिफेंस एंड नॉट एन एक्सक्यूजेबल डिफेंस। दिस इज जस्टिफाइड फॉर हिम, ही इज बाउंड बाय द जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। कमिंग ऑन टू एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी एज अ डिफेंस। अब एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 80 की बात की जाती है। इसमें बोला गया है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। इसमें सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप देखो क्या है, पहला एलिमेंट, इट मस्ट बी डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एक्सीडेंट क्या होता है अभी हम उस चीज को समझेंगे, वो जजमेंट में बेसिकली भी बताया गया। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून होना चाहिए, उसके साथ यू मस्ट नॉट हैव एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। फिर आप जो कर रहे थे, जिस एक्सीडेंट हुआ, आप कुछ कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे, उसके दौरान एक्सीडेंट हुआ होगा, राइट। तो आप जो भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, दैट शुड बी लॉफुल इन नेचर, दैट मस्ट हैव बीन कंडक्टेड इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड यू हैव टेकन प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेक्शन 80 में डाला गया है, ठीक है। It exonerates criminal liability in cases of accidental acts. It gives statutory recognition to the maxim actus non facit reum nisi mens sit rea, जिसका मतलब क्या है, there can be no crime without a guilty mind। तो एक्सीडेंट में माना जाता है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स जो सेक्शन 80 में मैंने यहाँ पे येलो में मार्क कर रखे हैं, ये सारे एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं सच में, तो आपको सेक्शन 80 का डिफेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आपको कंप्लीट डिफेंस मिलेगा इसमें। यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट, ठीक है। इसमें एक केस है सुखदेव सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जीएनसीटीडी का ये फुल फॉर्म है। इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 80 इज मिसिंग देन द अक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम दिस डिफेंस। एक्सीडेंट मींस समथिंग व्हिच अकर्स विदाउट एनी इंटेंशन एंड इट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन बाय अ प्रूडेंट पर्सन, ठीक है। इट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन बाय अ प्रूडेंट पर्सन, और वो प्रूडेंट पर्सन मस्ट हैव टेकन द नेसेसरी कॉशन एंड केयर। कहने का मतलब ये है कि आप मान लो अपने गार्डन में आप लेट्स से अपने घास को काट रहे हो, उसके लिए आपको एक मैकेनिकल मशीन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टेकन ड्यू केयर कि आप जब उस समय काम कर रहे हो तो आसपास कोई लोग ना हो, ठीक है। या फिर आपने एक बोर्ड लगा दिया कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, ऐसा करके आपने लगा दिया, ठीक है। फिर आप अगर आपका वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपने उसको प्रॉपर्ली कवर कर दिया ताकि जब घास काटो तो कोई भी चीज़ ऐसे उड़े तो किसी को चोट ना लगे, ठीक है। फिर आपने इंश्योर किया कि आपका जो इलेक्ट्रिक प्लग था वो प्रॉपर्ली वर्किंग था तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इस तरह की बट नेसेसरी कॉशन एंड केयर। ओवर एंड अबव तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रूडेंट पर्सन, ठीक है, जिसका मानसिक संतुलन नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, अगर वो उसके हिसाब से नेसेसरी कॉशन एंड केयर क्या होगा वो जज किया जाता है, ठीक है। वैसे में उसको बोला जाता है एक्सीडेंट एंड इट कैन बी टेकन एज अ डिफेंस। अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी है, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा उन सब ने नॉर्मल कॉशन एंड केयर लिया था जो एक प्रूडेंट पर्सन लेगा, लेकिन उनके साथ फिर भी वो हादसा हुआ। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनेशन देखिए और सेक्शन 80 समझिए। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोविजन, नेसेसिटी एज अ डिफेंस, ठीक है। ये गलती से मैंने सेक्शन 19 यहाँ पे लिख दिया है, ये सेक्शन 19 नहीं है एक्चुअली, दिस मस्ट बी वेट लेट मी चेक इट फ्रॉम हियर, दिस इज 81, सेक्शन नंबर 81 है, 19 वो बीएनएस का सेक्शन है, ठीक है। ऐसा आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है। ये मैं सेक्शन पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फास्टर बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। इसके एलिमेंट्स आप देख लीजिए, दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज, ठीक है, कि ऐसा कुछ एक हार्म होने वाला है लेकिन आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है वो हार्म का, और आप गुड फेथ में वो कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग हार्म टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी,
ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बोट वाला एग्जांपल है जो हम सब ने लॉ ऑफ टॉर्च की क्लास में जरूर पढ़ा है। ठीक है, एक बोट जा रही है, चलो बोट छोड़ो, आपने लॉ ऑफ एथिक्स की क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो एथिक्स की क्लास में हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन के सामने दो ट्रैक्स है, एक ट्रैक पे 5 लेबरर्स काम कर रहे हैं, एक ट्रैक पे एक लेबरर काम कर रहा है। ठीक है, एंड यू हैव अ लीवर, ट्रेन रुक नहीं सकती है, यू हैव टू डिसाइड कि ट्रेन ट्रैक नंबर 1 पे जाएगी जहां पे 5 लेबर्स काम कर रहे हैं कि ट्रैक नंबर 2 पे भेजोगे जहां पे एक लेबर काम कर रहा है। ठीक है, और इन द बोथ सिचुएशंस लेबर की डेथ होनी ही होनी है। ठीक है, तो आप लीवर किस तरफ खींचोगे? आप ट्रैक नंबर 1 चूज करोगे ट्रेन के लिए कि ट्रैक नंबर 2 चूज करोगे? तो सेक्शन 81 के हिसाब से आप ट्रैक नंबर 2 अगर चूज करते हो और उसमें उस एक लेबर की डेथ होती है, ठीक है, और आपको ये नॉलेज थी कि अगर मैं ट्रैक नंबर 1 पे जाता तो 5 लोग मरते, ट्रैक नंबर 2 पे जाऊंगा तो एक इंसान मरेगा, तो आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट के कारण कोई ना कोई तो हर्ट होने वाला है। ठीक है, बट आपने चूज किया 5 की जगह एक इंसान को। अब किसी को मरना ही है तो लेट्स किल 1 पर्सन रादर देन किलिंग 5 पर्संस, राइट? तो आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है वहां पे और आप गुड फेथ में कर रहे हो, एंड योर पर्पस इज टू प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम एनी हार्म और प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म। ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको ये भी होता है कि आपके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे कि या तो आप एक स्मॉलर हार्म करो या तो आप एक बिगर हार्म करो। ठीक है, अगर तो आप चूज क्या करोगे? स्मॉलर हार्म। ठीक है, कम से कम जिसको कम से कम हार्म होना चाहिए एज कंपेयर टू लार्जर पीपल। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में साफ दे रखा है दैट द डेंजर मस्ट बी सो इमिनेंट टू जस्टिफाई इट, राइट? और एक चीज और दे रखी है, वो जो हार्म और नेचर की बात की जा रही है, ठीक है, ये देखो, वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग दैट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। तो मतलब वो एक ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जहां पे आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, हार्म होना ही होना है और इतना इमिनेंट हार्म है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है दैन टू कॉज दैट हार्म। जैसे ट्रेन वाले एग्जांपल में दिया, ट्रेन के ब्रेक्स नहीं चल रहे हैं, ट्रेन रुक नहीं सकती है, लीवर खींचना ही खींचना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू इन्फेंसी। इन्फेंसी में बेसिक्स एग्जांपल है, बेसिक्स है 82 में दे रखा है, अगर अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा हो, ठीक है, तो दैट चाइल्ड कैन नेवर कमिट एन ऑफेंस, उसको कंप्लीट इम्यूनिटी है। बट सेक्शन 83 में कंडीशनल इम्यूनिटी है। ठीक है, वो बच्चा, अच्छा एक चीज ध्यान देखना, यहाँ पे टर्म यूज किया गया है अंडर। अगर कोई 7 साल का बच्चा है तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 82 का। ठीक है, सेक्शन 82 का डिफेंस मिलेगा जो बच्चा 6 साल 12 महीने 364 डेज ओल्ड हो, जैसे वो 7 साल का होगा वो सेक्शन 83 में कवर होगा। ठीक है, सेक्शन 83 बेसिकली बोलता है कि 7 साल से लेके 11 साल के बच्चे तक, अंडर 12 लिखा, अगेन अंडर 12 लिखा है, मतलब 11 साल के बच्चे तक ही, अगर कोई 12 साल का बच्चा है तो उस पर सेक्शन 83 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन, हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, तब उसको 83 का डिफेंस मिलेगा। तो 82 में क्या है, सिर्फ एज अगर आपकी कम है, 7 साल से नीचे की एज है आपको, तो डायरेक्टली आपको डिफेंस मिलेगा। बट 83 में एज के साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट द चाइल्ड डिड नॉट हैव सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, कि अगर आप ऐसा करोगे तो सामने उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर आप किसी को चाकू मार रहे हो तो उस चाकू मारने से क्या सामने वाला इंसान को चोट आएगी और वो इतनी चोट आ सकती है कि वो मर भी सकता है। अगर ये आपको इस एक्ट का नेचर और ये उसका कॉन्सिक्वेंस आपके बच्चे को, आप उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो सेक्शन 83 वुड बी अ वैलिड डिफेंस। इसलिए हम इसको कंडीशनल डिफेंस बोलते हैं। 82 को हम कंप्लीट डिफेंस या कंप्लीट इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डॉली इनकेपैक्स यूज करते हैं, इट मींस इनकेपेबल ऑफ इविल और कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, सेक्शन 81 का ये, सॉरी सेक्शन 82 का ये लैटिन मैक्सिम है। ठीक है, जो भी 7 साल के नीचे का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं दैट चाइल्ड डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कमिट एनी क्राइम। ठीक है, अगेन सेक्शन 82 में मैंने लिखा एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होता है, सेक्शन 83 में क्वालिफाइड इम्यूनिटी होता है, क्वालिफाइड या कंडीशनल इम्यूनिटी दोनों बोल सकते हो। ठीक है, एक वॉयर डायर टेस्ट डेवलप किया गया था, कॉमन लॉ प्रिंसिपल है बेसिकली, जिसमें बेसिकली क्या होता है, कोर्ट सर्टेन प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से विच इज नॉट रिलेटेड टू दैट केस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाता है कि उनको डॉल्स दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि अच्छा आप इस डॉल के साथ ऐसे करो तो उसके बाद क्या होगा। ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, क्रिमिनोलॉजी में ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और सॉफ्ट टॉयज के थ्रू या मतलब किसी भी तरीके से उनसे जो सिचुएशन जो एक्चुअल हुआ है उससे हट के उनको सिचुएशंस जज जो है उनको के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बच्चा इज ऑफ सफिशिएंट मैच्योरिटी टू वेदर अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, सेक्शन 82 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने एज दे रखी है, अंडर 7 ईयर्स की एज है, ये याद रखिएगा। अंडर एंड अबव दोनों बार दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपको अंडर पे ही सिलेक्ट करना है। 83 में क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक तो एज पूछते हैं, यहाँ पे भी अबव और अंडर का गेम खेला जा सकता है। दूसरा जो पास्ट में आया भी है सर्टेन ईयर्स में पीवाईक्यूज में, दैट इज वो पूछते हैं कि ये दो क्वेश्चंस आपको उठा के दे देंगे दैट कि व्हाट इज द कंडीशंस इन सेक्शन 83। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, एक नंबर 1 कंडीशन तो एक ये है। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन इज नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी। अब नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी का मीनिंग क्या है, दैट इज टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज करेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कमिंग ऑन टू इम्यूनिटी एज अ डिफेंस। अब इम्यूनिटी में सेक्शन 84 कवर होता है। ठीक है, इम्यूनिटी में हम इंसैनिटी कवर करेंगे। ओके,
आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट इम्यूनिटी, दिस इज इनसैनिटी, ये मैंने गलत लिख दिया है, प्लीज इसको इग्नोर करें। इनसैनिटी एज अ डिफेंस है ये, ठीक है। इम्यूनिटी बहुत जनरल टर्म हो गया एक्चुअली, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इनसैनिटी की बात करते हैं। अब इनसैनिटी का बेसिकली क्या मतलब होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की जा रही है। तो 84 में बोल दे रखा है कि जिस टाइम पे वो एक्ट किया गया हो, वो ऑफेंस किया गया हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, राइट, एट द टाइम, जिस समय वो एक्ट किया गया हो, उस समय अगर वो इंसान अनसाउंड माइंड का था, जिसका मीनिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन में ही दे रखा है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हो गया, ऐसा इंसान जो उस टाइम पे उसमें ये समझने की क्षमता नहीं थी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, वही जो हम अभी सेक्शन 82 और 83 में समझ के आए हैं। बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। बट यहां पे क्या है, मैं जो कर रहा हूं, ठीक है, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरा माइंड इस हालत में नहीं है कि मैं ये समझ पाऊं कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो किस तरह का एक्ट है। इस तरह का एक्ट है बेसिकली, मतलब इससे किसी को चोट पहुंच सकती है, इससे किसी को चोट लग सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और द टर्म हियर यूज्ड इज और, ठीक है, द टर्म हियर यूज्ड इज और, दैट ही इज व्हाटएवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, बेसिकली एक इलीगल एक्ट है, ठीक है। तो वैसे केस में आपको 84 का डिफेंस मिलेगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की जा रही है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब होगा इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और डूइंग समथिंग व्हिच इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक है। इसके लिए हम लीगल मैगजीन यूज करते हैं, फ्यूरियोसी नुला वोलेंटस एस, ठीक है। इसका अ मैड मैन हैज नो विल, ठीक है। आईपीसी और बीएनएस में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज किया गया है और इनसैनिटी टर्म नहीं यूज किया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनसैनिटी एक काफी वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। उसके बाद एक बात और की गई है, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी की बात की गई है, ठीक है। I don't have a writing pad, so please bear with me. This is M and this is L. लीगल इंडिया में सिर्फ लीगल इंसानिटी का डिफेंस मिलता है, ना कि मेंटल इंसानिटी का। अब मेंटल इंसानिटी जो है वो एक वाइडर टर्म है, जिसमें डॉक्टर्स बेसिकली आपको इनसेन बोल सकते हैं, बट यू माइट स्टिल हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट और मे बी टू मेक डिसीजंस। लेकिन इंसानिटी, लीगल इंसानिटी की जब हम बात करते हैं तो लीगल इंसानिटी में बोला जाता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट योर माइंड इज ऑफ सच क्या बोलते हैं, यू आर ऑफ सच अ माइंड राइट नाउ, आप एक ऐसे थॉट प्रोसेस में हो, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे आप अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ सकते, आप ये नहीं समझ सकते कि आप जो एक्ट कर रहे हो दैट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लीगल इंसैनिटी में और मेंटल इंसैनिटी में, और इंडिया में सिर्फ लीगल इंसैनिटी का डिफेंस मिलता है, मेंटल इंसैनिटी का डिफेंस नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैकडॉटन केस की। आपको केस में जाने की जरूरत नहीं है। मैकडॉटन केस में बेसिकली एक इंसान था, उसने प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी ब्रिटेन में, और प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई और इंसान मर गया था, उसका शायद प्राइवेट सेक्रेटरी मर गया था, ठीक है। तो उसने वही बोला था कि उसकी इंसैनिटी ऐसी थी कि वो समझ नहीं पाया कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है, देयरफॉर ही शुड बी गिवन दिस डिफेंस। तो मैकडॉटन उस नाम था उस आदमी का, और इसमें बोला गया मैकडॉटन केस में मैकडॉटन रूल्स डेवलप किए गए, ठीक है। जो इंसैनिटी के ऊपर सर्टेन रूल्स है, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूजीसी नेट के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैकडॉटन केस में मैकडॉटन रूल्स बनाए गए थे, और मैकडॉटन रूल्स किस पर्पस के लिए हैं, ये बताने के लिए कि कोई पर्सन लीगली इंसेन है कि नहीं, तो उसको ये सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंसैनिटी शुड बी ऑफ सच नेचर दैट इट इंपेयर्स द कॉग्निटिव फैकल्टी, इट इंपेयर्स द कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड कंप्लीटली, right, to such an extent that he has no idea about the nature of his act or what he is doing is contrary to law, right। इसमें सुरेंद्र मिश्रा का केस देख लो। एवरी पर्सन हु इज मेंटली डिजीज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए आपको समझा रहा हूं, हु इज मेंटली डिजीज इज नॉट इप्सो फैक्टो exempted from criminal responsibility. A distinction has to be made between legal insanity and medical insanity. A court is concerned with legal insanity only and not with medical insanity. रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की अगर बात करें, द क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम, अब ये बात मैंने आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यही बात रतन लाल में भी बोली गई है। द क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द अनसाउंड माइंड शुड बी एस्टैब्लिश्ड इज द टाइम व्हेन द क्राइम इज एक्चुअली कमिटेड, जिस दौरान हो रहा है उस टाइम का हमें मेंटल स्टेट समझना है। वेदर द अक्यूज वाज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड, अब ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा, उसने जो एक्ट्स उस एक्ट के पहले किए हैं और उसके बाद में किए हैं और उसके दौरान जो किए हैं, उन सारे एक्ट्स को समझा जाएगा और उसको डिटरमिन उसी से करेंगे कि इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब ये क्राइम वो कमिट कर रहा था, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा क्या ये लीगली इंसेन है कि नहीं है ये इंसान, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, सो ये नहीं चल पाएगा इतना, राइट। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर यूजीसी नेट फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है प्लीज डीएम मी और माय इंस्टाग्राम लॉबन अजय कुमार, या फिर कमेंट सेक्शन में आप नीचे बता सकते हो कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, एंड अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी, ये वीडियो दोनों फटाफट साथ में अपलोड हो जाएंगे, सो यू वोंट हैव टू वेट, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।